हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लगभग 20 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और निश्चित तौर से यदि आप पेपर के पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, खाद्य और जैव उर्वरक में अंतर बताना। ठीक है, देखिए खाद्य व जैव उर्वरक के मध्य अंतर जो है, देखिए एक साइड तो हमारा क्या है खाद्य और दूसरी साइड क्या है हमारा जैव उर्वरक। देखिए खाद्य क्या होती है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी मात्रा जो होती है वो अत्यधिक होती है। इसके बाद देखिए जो जैव उर्वरक होते हैं तो उर्वरक जो होते हैं बेसिकली वो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, फसल को उर्वरक जो है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जैसे तत्व जो है वो प्रदान करते हैं। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि खाद्य को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के मृत भागों से अपघटन से तैयार किया जाता है। यानी जो खाद्य होती है उसको जो भी जंतु होते हैं अथवा पेड़ पौधे होते हैं तो उनके मृत भागों से अथवा अपघटन करने के बाद जो पदार्थ बनता है उससे जो है तैयार किया जाता है। इसके बाद देखिए जो जैव उर्वरक होता है इसे व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है, यानी इनको केमिकल मटेरियल्स के थ्रू बनाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये मृदा की उर्वरता को कुप्रभावित या हम कह सकते हैं प्रभावित नहीं करते हैं, इस प्रकार से अपितु उसकी वृद्धि करते हैं। यानी ये मृदा की उर्वरता को बल्कि बढ़ाते हैं, उसको क्षय किसी भी प्रकार से या हानि नहीं पहुंचाते हैं। देखिए इसके विपरीत जो जैव उर्वरक है इसमें लगातार उपयोग से मृदा की उर्वरता जो है इसमें क्या होती है, कमी आती जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जैव उर्वरक के अंतर कभी कभी 3 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एंटीजन। तो एंटीजन आपको बताना कि एंटीजन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में एंटीजन हमेशा पूछा जाता है। तो एंटीजन क्या होता है, देखिए प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को उकसाने वाले अर्थात प्रेरित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी एंटीजन कहलाते हैं। और जब कोई बाहरी रोगाणु जो है वो जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिकों का उत्पादन करते हैं। और यह प्रोटीन यौगिक जो होते हैं उस जाति के अनुसार विशिष्ट लक्षण मुक्त करते हैं तथा व्यक्ति के शरीर या कोशिका में प्रवेश करते हैं। और जब कोशिका में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो एंटीजेंस कहलाते हैं। और शरीर में इन एंटीजन अणुओं के प्रकटन के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है जिसे कि एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले देखिए जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं हैं उन्हीं को उकसाने वाले अर्थात प्रेरित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। और जब प्रतिजन कोई बाहरी रोगाणु या जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिकों का निर्माण करता है। और प्रोटीन यौगिकों के निर्माण के बाद ये उस विशेष जाति के अनुसार विशिष्ट लक्षण युक्त होते हैं तथा व्यक्ति के शरीर या कोशिका में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो एंटीजेंस कहलाते हैं। और यदि शरीर में इन एंटीजेंस अणुओं के प्रकटन के परिणाम स्वरूप जो है ऊतकों द्वारा जो दूसरे प्रोटीन अणु हैं उनका यदि संश्लेषण हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, देखिए एलएसडी के स्रोत बताइए। देखिए एलएसडी होता क्या है, एलएसडी के आपको स्रोत या सोर्सेस बताना होता है तथा इसके जो कुप्रभाव या प्रभाव पड़ते हैं एलएसडी से वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एलएसडी बेसिकली है क्या। तो देखिए जो एलएसडी होता है तो एलएसडी का पूरा नाम जो होता है वो लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड होता है। ठीक है, एलएसडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। और यह एक हल्का जो है नशीला पदार्थ होता है जो मस्तिष्क पर अस्थायी असर डालता है और यह मस्तिष्क पर इसका प्रभाव डालता है। और बेसिकली क्या होता है, यह एक नशीला पदार्थ होता है। देखिए इसकी यदि हम बात करें तो इसे क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक जो होता है उसके वर्धी भाग से इसको प्राप्त किया जाता है। कौन से कवक के द्वारा, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक जो कवक होता है उसके वर्धी भाग से प्राप्त किया जाता है। और ये कवक जो है बेसिकली ये राई के पौधे में एरगाट नामक बीमारी जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। किसके पौधे में, राई के पौधे में, यानी जो ब्रेसिका जोन्सिया होती है तो ब्रेसिका जोन्सिया के पौधे में क्या करते हैं, एरगाट नामक बीमारी को पैदा कर देती है। इससे राई के बाल के दाने जो होते हैं इस कवक के तंतु जो है गुच्छे के रूप में विकसित हो जाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, एरगाट कहते हैं। और एरगाट को एकत्रित करके इसके आर्क से एलएसडी प्राप्त करते हैं। और एलएसडी को प्राप्त कहां से करते हैं, तो जो एरगाट रोग बनता है तो एरगाट को एकत्रित करने के बाद उसका जो आर्क होता है तो उसके आर्क से एलएसडी जो है हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम एलएसडी के यहाँ पे कुछ कुप्रभाव या जो प्रभाव होते हैं उसको यहाँ पे हम समझते हैं।
तो देखिए एलएसडी का प्रभाव क्या होता है, यह मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। जो एलएसडी होता है बेसिकली मनुष्य के ब्रेन पे क्या करता है, अटैक करता है, जिससे कि उसके व्यवहार में और रहन सहन में क्या होता है, उसके तरीके में काफी चेंजेस या परिवर्तन आने लगते हैं। अब जब मस्तिष्क में ये क्या प्रकार करता है, प्रभाव यदि डाल देता है, तो इससे क्या होता है, मस्तिष्क में सही काम नहीं करता और मस्तिष्क का जो व्यवहार है उसके रहन सहन में तथा तरीकों में काफी चेंजेस या परिवर्तन आने लगते हैं। और देखिए रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि गर्भवती कोई महिला यदि इसका सेवन कर लेती है ज्यादा मात्रा में, तो उसका गर्भपात भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एलएसडी जो है तो एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, अर्थात इसके प्रभाव से हमको बचना चाहिए। यदि एलएसडी का यूज करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, यदि कोई गर्भवती महिला तो इसका सेवन करने से उसका गर्भपात भी हो सकता है और बीपी भी इसकी क्या हो सकती है, बीपी भी हाई हो जाती है। और जो मस्तिष्क में प्रभाव के कारण व्यक्ति के रहन सहन में क्या हो जाता है, चेंजेस आने लगते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जीवाणुओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बताना। देखिए बैक्टीरियाज के जितने भी यूजेस हैं या जीवाणुओं के, वो यहां पे हमको बताना। देखिए बैक्टीरिया के यदि यूजेस की बात करें तो सबसे पहले इसका यूज जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किया जाता है। यदि हम इंग्लिश में बोले इसको तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार से करते हैं, बेसिकली कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जो एजोटोबैक्टर होता है, तो जो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, इसके अलावा जो क्लास्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा क्या करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, जो कि भूमि को उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। देखिए दूसरा यूजेस क्या है बैक्टीरिया का, कि लैक्टिक एसिड के निर्माण में। देखिए लैक्टिक एसिड के निर्माण में कैसा होता है, देखिए जो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक जो जीवाणु होता है, वो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में यानी दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है इसका उपयोग जो है वो लैक्टिक एसिड के निर्माण में भी किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूज क्या होता है कि जो एसिटिक अम्ल है इसके निर्माण में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। देखिए जो एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु या बैक्टीरिया होता है, इससे जो है सिरका का निर्माण किया जाता है, और सिरका क्या है, एक प्रकार का एसिटिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से एसिटिक एसिड के निर्माण में भी बैक्टीरिया या जीवाणु का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूज क्या है बैक्टीरिया का, कि रेशे की रेटिंग। देखिए कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम नामक पादप जो है, उससे रेशे के उत्पादन में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से रेशे की रेटिंग में यानी रेटिंग दर यानी उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ये जो जीवाणु है इनका उपयोग जो है रेशे की रेटिंग में भी किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूजेस क्या है कि तंबाकू एवं चाय उद्योग में। देखिए तंबाकू एवं चाय उद्योगों में भी जो बैक्टीरिया इसका उपयोग जो है वो किया जाता है ज्यादा मात्रा में। देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे माइकोकोकस कांडिसेंस नामक जो बैक्टीरिया ये तंबाकू एवं चाय की सीजनिंग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है इनका उपयोग तंबाकू एवं चाय उद्योगों में भी किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूजेस क्या है कि औषधि के निर्माण में। तो इस प्रकार से देखिए औषधि निर्माण में भी क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ भी जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है वो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में औषधियों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रतिजैविकों के निर्माण में औषधि उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इनका उपयोग जो है वो औषधि निर्माण में भी किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका यूजेस क्या है, सहजीवी या सिम्बियोटिक के रूप में, ठीक है। तो सहजीवी के रूप में देखिए किस प्रकार से जो जीवाणु है वो काम करता है। देखिए कुछ जीवाणु हमारे लिए सहजीवी के रूप में, जैसे देखिए जो एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु होता है, यह साथ में रहकर के जैविक क्रिया में मदद करता है। आपस में ये दोनों मिले होते हैं दूसरे होस्ट या पोषक कोशिका से, और एक दूसरे के साथ रह करके उनको जैविक क्रियाओं में आपस में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैक्टीरिया के जितने भी यूजेस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। पेपर में कभी कभी बैक्टीरिया के उपयोग भी पूछ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कभी कभी पेपर में प्रतिरोधकता पूछा जाता है। प्रतिरोधकता क्या होती है, देखिए प्रतिरोधकता बेसिकली होती क्या है, प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, अर्थात ये रोगों से लड़ने या बचाव करने की जो क्षमता पाई जाती है, तो जीवों में रोगों से लड़ने की इस क्षमता को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, या इसको हम प्रतिरक्षा भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रत्येक जीव में जीवों से लड़ने या अपने बचाव करने के लिए जो क्षमता पाई जाती है, तो जीवों की रोगों से लड़ने की जो इस क्षमता है, इस क्षमता को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। देखिए प्रतिरक्षा में यहाँ पे देखिए कई सारे अंतर भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है।
तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम दो अंतर देखेंगे। सबसे पहला जो अंतर वो है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर। देखिए जो जन्मजात प्रतिरोधकता होती है, तो जन्मजात प्रतिरोधकता एक साइड हमारा और दूसरे साइड क्या है हमारा अर्जित प्रतिरोधकता। देखिए जैसा नाम से स्पष्ट है कि जन्मजात यानी यह प्रतिरोधकता बेसिकली जो है किसी जीव में उसके जन्म से ही होती है, ठीक है, यानी जन्म से ही यह प्रतिरोधकता क्या होती है जीव में मौजूद होती है या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद देखिए जो अर्जित प्रतिरोधकता होती है, यह प्रतिरोधकता जीवों के जीवन काल में विकसित होती है, यानी ये जन्म से नहीं रहती है, जीवों के जीवन काल में किसी भी स्टेज में यह हो सकती है। इसके बाद देखिए दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है कि सक्रिय प्रकार की होती है। यह जो जन्मजात प्रतिरोधकता होती है, यह ज्यादा एक्टिव या सक्रिय प्रकार की ज्यादा एक्टिव या सक्रिय प्रकार की जो है वो प्रतिरोधकता होती है। इसके विपरीत देखिए जो अर्जित प्रतिरोधकता होती है, यह सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की प्रतिरोधकता होती है, अर्थात एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की प्रतिरोधकता इसमें क्या होती है मौजूद होती है। देखिए दूसरा डिफरेंस क्या, सक्रिय एवं अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा की यदि हम बात करें तो इसमें शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं। देखिए स्वयं की जो शरीर की कोशिकाएं होती है वही संक्रमण के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगती है। और यदि हम अक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें अन्य जीवों के शरीर से विकसित जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीवों के शरीर में निवेशित किया जाता है। देखिए इनको जो है अपने शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, तो इनको जो है वो अन्य जीवों के शरीर से जो विकसित एंटीबॉडीज होते हैं उनको लेना पड़ता है और एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किसी भी जीव के शरीर के अंदर निवेशित या प्रवेश अर्थात एंटर कराया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि इसमें एंटीबॉडीज जो है वो बनने में समय जो है लगता है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज के बनने में जो है इनमें क्या लगता है समय लगता है। और यदि हम बात करें अक्रिय प्रतिरक्षा की तो यह तुरंत क्रियाशील होते हैं, यानी इनको एक्टिव होने में किसी प्रकार का समय नहीं लगता है। देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है, यह हानि रहित होती है, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और यदि हम बात करें जो अक्रिय प्रतिरक्षा है इसमें शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया से खतरे की संभावना होती है। यदि बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया होती है यहाँ पे तो यहाँ पे खतरे की संभावना भी उत्पन्न हो जाती है अक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि यह चिर स्थायी होती है, यह प्रक्रिया जो है स्थायी रूप से होती है। और यदि हम अक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो यह प्रक्रिया जो है वो स्थायी नहीं होती है। तो इस प्रकार से सक्रिय व अक्रिय प्रतिरक्षा में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कम से कम आपको 3 डिफरेंसेस याद करने, क्योंकि पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं। देखिए स्वप्रतिरोधकता या सेल्फ इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए स्वप्रतिरोधकता की यदि हम बात करें तो यह एक ऐसी प्रतिरोधकता होती है जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, ठीक है, यानी कोई भी यदि शरीर की हमारी सेल्स है तो उनकी दूसरी सेल्स ही अपनी रचनाओं के खिलाफ जो है वो प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देगी। फॉर एग्जांपल यहां पे समझिए, जैसे स्वप्रतिरोधकता जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रतिरोधकता है वह जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं स्वप्रतिरोधकता कहते हैं। और यह प्रतिरोधकता जो होती है वो कई बीमारियों को भी क्या करती है पैदा कर देती है। तो इस प्रकार से यह बीमारी जो होती है इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है। और जो बीमारी उत्पन्न होती है वो ये दर्शाती है कि ये जो बीमारी हुई है ये अपनी ही रचनाओं के खिलाफ विकसित हो जाने के कारण जो प्रतिरोधकता है उसके कारण जो है ये बीमारी जो है विकसित हुई है। और यदि यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। देखिए यदि हम फॉर एग्जाम्पल यदि हम ओवरऑल ह्यूमन की बात करें तो देखिए यदि हमारे शरीर में आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है, जो हमारे शरीर की आरबीसी होती है, ठीक है, जिसका कि निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है, तो जो शरीर की आरबीसी होती है तो यदि आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है, यानी आरबीसी जो कोशिकाएं हैं अपनी स्वयं की आरबीसी कोशिकाओं के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित कर देती है तो यह अपने ही आरबीसी को नष्ट करने लगती है। और अपने ही आरबीसी को जब नष्ट कर देगी तो वहां पे आरबीसी की कमी हो जाएगी और क्या हो जाएगा एनीमिया रोग जो है वो पैदा कर देती है। तो इस प्रकार से यदि आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है स्वयं के प्रति तो वो अपने ही आरबीसी को नष्ट करके क्या करती है एनीमिया रोग पैदा कर देती है। उसी प्रकार यदि हम बात करें यदि पेशीय कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो पेशीय कोशिकाएं क्या करती है कि अपनी दूसरी पेशियों को कमजोर करके क्या कर देती है कमजोरी पैदा कर देती है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार यदि यकृत की जो कोशिकाएं हैं
यदि यकृत की कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वो अपनी यकृत कोशिकाओं को क्या करती है, नष्ट कर देती है, और अपनी यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके क्या करती है, हिपेटाइटिस रोग जो है उसको क्या कर देती है, पैदा कर देती है। तो इस प्रकार स्व प्रतिरोधकता जो होती है वो डिजेनरेटिव बीमारियों को पैदा करती है, अर्थात ये अपने ही खिलाफ रचनाओं में क्या करती है, स्व प्रतिरोधकता विकसित करके अपनी कोशिकाओं को नष्ट करके स्वयं को हानि पहुंचाती है। तो इस प्रकार से यह क्या करती है, एक डिजेनरेटिव बीमारियों को पैदा करती है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोट्रॉपिक औषधि किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पे समझते हैं साइकोट्रॉपिक औषधि क्या होती है। तो देखिए ऐसी औषधियां बेसिकली जो मनुष्य की चिंतन शक्ति यानी जो सोचने समझने की मनुष्य की क्षमता होती है, अर्थात हम कह सकते हैं जो मानसिक प्रक्रिया होती है मनुष्य की, उसको क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं, अर्थात नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार की औषधियों को ही हम क्या कहते हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। और बेसिकली यदि हम इन साइकोट्रॉपिक औषधियों का निरंतर उपयोग करते हैं और लगातार उपयोग करते जाते हैं तो क्या होता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है, ठीक है, अर्थात बिहेवियर जो होता है, अर्थात वह उसका जो होशो हवास है, उसकी बोधगम्यता एवं सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अतः इन्हें हम मनोदशा औषधि या मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मन की जो स्थिति है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इन औषधियों को यदि लगातार कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसका क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी जो है व्यक्ति को लत लग जाती है, अर्थात वह उसको छोड़ नहीं पाता और इस तरह धीरे धीरे उसकी पूरी की पूरी मानसिक शक्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, अर्थात नष्ट होने लगती है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुजननकी किसे कहते हैं। देखिए सुजननकी को हम इंग्लिश के अंतर्गत यूजेनिक्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली यूजेनिक्स या सुजननकी की यदि हम बात करें तो सुजननकी एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा मानव की जो भावी पीढ़ियां हैं, ठीक है, उसके अनुवांशिक आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। और आजकल यदि हम बात करें यूजेनिक्स की तो यह एक जीव विज्ञान या बायोलॉजी की एक शाखा का रूप भी ले चुकी है। इसको हम जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में भी पढ़ते हैं। देखिए पहले कार्य द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की प्रजनन को प्रोत्साहित करना इनका जो है सुजननकी का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि मनुष्य की मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को प्रजनन करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा सकता है। और इस प्रकार से सुजननकी के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि मानव की भावी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं और इनको सुधारने का प्रयत्न भी किया जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें जो सुजननकी है तो सुजननकी के क्षेत्र में सर फ्रांसिस एफ गाल्टिन नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनको शॉर्ट में हम एफ गाल्टिन के नाम से बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में काफी स्टडी किया, जिस कारण से इनको क्या कहा जाता है, एफ गाल्टन को जो है सुजननकी या यूजेनिक्स का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ यूजेनिक्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां पे हम देखते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं। तो यदि हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की बात करें तो देखिए ऐसी औषधियां जो कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। जो भी सूक्ष्म जीव बीमारियों को पैदा करते हैं तो उनको नष्ट कर देने वाली जो सूक्ष्म जीवी प्रतिजैविक औषधियां होती है उनको ही हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी औषधियां जो बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को हम कह सकते हैं कि रोक देती है, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, ऐसी औषधियां जो होती है वो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियां कहलाती है। यदि फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो कई सारी प्रतिजैविक औषधियां आजकल मार्केट में मिल रही है, जैसे देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है, इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन भी कई सारी मात्रा में बाजार में उपलब्ध है आजकल। इसके अलावा देखिए जो एरियोमाइसिन होते हैं ये भी काफी मात्रा में मिलती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे 2-3 एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकों के नाम है जो कि पेपर में कभी कभी पूछे भी जाते हैं। इसके बाद देखिए जो जीवाणु होते हैं तो जीवाणु और रोगाणु शरीर क्या कहा दोस्तों हमने कि जो जीवाणु होते हैं वो विषाणु होते हैं वो कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और शरीर जो है वो शिथिल होने लगता है और शरीर जो है दिनों दिन कमजोर पड़ने लगता है। अतः प्रतिजैविक जो दवाएं हैं इनका सेवन जो है वो अनिवार्य हो जाता है। अब देखिए यदि हम बात करें जो प्रतिजैविक है, जो प्रतिजैविक टर्म है, ठीक है, तो प्रतिजैविक जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है 1942 में किया गया था, ठीक है, और 1942 में जो है इसका उपयोग किया गया और बड़े पैमाने पर प्रतिजैविक औषधियों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। देखिए यदि हम औषधियों की बात करें तो देखिए सबसे पहली कुछ औषधियां प्रतिजैविक ऐसी होती है, इसमें सर्वप्रथम वे औषधियां आती है जो रोगाणु को जड़ से मार सकती है, ठीक है, इन्हें जीवाणुनाशक औषधि कहते हैं, यानी ये जड़ से किसी भी रोग को खत्म कर देती हैं। इसके बाद देखिए दूसरी कैसी औषधियां होती है प्रतिजैविक,
जो जीवाणुओं के विकास को प्रभावित करके उनकी संख्या बढ़ने को रोकती है। ठीक है, और ये ऐसी औषधियां या प्रतिजैविक औषधियां होती है जो कि किसी दूसरे जीव की या बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ने से रोकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। पेपर के पहले दोस्तों जरूर आप इन वीडियो को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।